यस फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज न्यूमेरिकल्स ऑन एमीटर एंड वोल्टमीटर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि गैल्वेनोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 3663 ohms. A shunt S is connected across it such that जो गैल्वेनोमीटर में करंट जा रहा है वो टोटल करंट का 1/34 है। तो पहला पार्ट दूसरा शंट का रेजिस्टेंस बताइए, फिर कह रहा है मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ शंट बताइए, फिर कहता है फैक्टर बाय विच सेंसिटिविटी चेंजेस, तो पूरा कंबाइंड रेजिस्टेंस मांग रहा है शंट का और गैल्वेनोमीटर का। और फिफ्थ पॉइंट में कह रहा है कि आर टू बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट, पूरे सर्किट का सीरीज में कितना रेजिस्टेंस जोड़ा जाए सो दैट द टोटल करंट रिमेन्स अनचेंज्ड इवन आफ्टर कनेक्टिंग शंट एस। देखिए, सबसे पहले कह रहा है गैल्वेनोमीटर में से जो करंट जा रहा है वो टोटल करंट का 1/34 ये गैल्वेनोमीटर से जा रहा है। ये बचा, ये यदि आई है तो ये आई जी है और ये बचा हुआ आई माइनस आई जी है। ये जो करंट है ये टोटल का 1/34 है, तो आई बाय आई जी 34 है। और इसलिए जो रेंज है वो 34 टाइम्स हो गई है। सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिकल में ये निकालते हैं कि n कितना हो गया है। फिर आर शंट का फॉर्मूला है G अपॉन n माइनस 1। तो 3663 गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना था और n माइनस 1 से डिवाइड कर दिया, तो इतना हमने शंट जोड़ा है। अच्छा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर यानी ये खुद रेंज कितने टाइम्स हो गई, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर आई बाय आई जी है 34 है। और सेंसिटिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ मल्टीप्लाइंग फैक्टर, तो फैक्टर पूछ रहा है जो 1/34। रेंज अगर 34 टाइम्स बढ़ गई है तो सेंसिटिविटी 34 टाइम्स कम हो गई है। आर इक्विवेलेंट इस इन दोनों में मिला के आर इक्विवेलेंट होता है जी बाय एन। तो जी है और एन ये है, और ये पक्का है कि वो शंट वाले से थोड़ा सा कम आएगा। गैल्वेनोमीटर का तो इतना सारा है, शंट का इतना है, और दोनों का मिला के शंट से थोड़ा सा तो छोटा ही आएगा आंसर। जितने भी आपने शंट जोड़ी आंसर उससे तो थोड़ा छोटा ही आएगा। और फाइनली इंपॉर्टेंट बात पूछ रहा है कि मैं इसके सीरीज में कितना रेजिस्टेंस अब जोड़ दूं, इसके सीरीज में कितना रेजिस्टेंस जोड़ दूं ताकि मेन सर्किट में टोटल करंट अनचेंज रहे इवन आफ्टर कनेक्टिंग शंट। इसका मतलब तो ये हुआ कि पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस भी उतना ही रहना चाहिए जितना पहले था। सबसे पहले तो हमारे पास खाली यही था गैल्वेनोमीटर, फिर हम इसके पैरेलल में शंट लाए तो अब टोटल रेजिस्टेंस कम हो गया। अब तो करंट बहुत अच्छा तगड़ा चल रहा है सर्किट से, करंट सप्लाई से। तो ये कॉम्पनसेटिंग रेजिस्टेंस सीरीज में हम जोड़ते हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का उतना ही रहना चाहिए जितना पहले था, तब जाके करंट अनचेंज रहेगा। टोटल करंट रिमेन्स अनचेंज, तो टोटल रेजिस्टेंस को रिमेन अनचेंज। यानी इन दोनों का मिला के जो आया था आर इक्विवेलेंट 107.7 प्लस ए आर, ये मिला के वापस 3663 रहना चाहिए। इसको कॉम्पनसेटिंग रेजिस्टेंस बोलते हैं और उसकी वैल्यू ये है। करीब करीब उतनी ही वापस जोड़नी पड़ी जितनी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस था, उतनी वैल्यू सीरीज में जोड़नी पड़ी। ऑलराइट, ये नेक्स्ट है क्वेश्चन। 98% ऑफ द मेन करंट पासेस थ्रू शंट, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है। ऑलराइट, इस समय आपको ये दिया गया है कि जो शंट का करंट है वो 98% ऑफ द मेन करंट है। हमें शंट के करंट से मतलब नहीं है, हमें ये चाहिए कि गैल्वेनोमीटर करंट टोटल करंट का कौन सा फ्रैक्शन है। अगर 98% शंट में से जा रहा है तो 2% गैल्वेनोमीटर में से जा रहा है, आईजी को निकालना है। फिर हम आई बाय आईजी निकाल लेते हैं इससे। सो मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज 50, मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज 50 and the sensitivity becomes 1/50 times, right? ये नेक्स्ट, किसी सिचुएशन में गैल्वेनोमीटर और शंट के करंट्स का रेशियो 1:49 है, तो उस केस में मल्टीप्लाइंग फैक्टर की वैल्यू क्या है। ऑलराइट, हम लोगों को बेसिकली मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है, यानी आई अपॉन आई जी टाइप की कोई बात निकालनी है। एक काम करते हैं, इसको हम पलट देते हैं, आई शंट अपॉन आई जी को लिख लेते हैं 49, और अब दोनों साइड +1 कर देते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा आई शंट प्लस आई जी अपॉन आई जी, दिस इज इक्वल टू 50। और आई शंट प्लस आई जी है टोटल करंट, ये गैल्वेनोमीटर में करंट जाता है, ये शंट में करंट जाता है, ये आई जी है, ये आई शंट है, और ये टोटल करंट है। और आई बाय आई जी ये ऑटोमेटिकली आ गया। हमको किसी तरह आई और आई जी का रेशो चाहिए था,
ये आंसर आ गया 50। ये वही केस है जहाँ 98% करंट शंट में से जा रहा था, वहां भी रेशो यही आता। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ऑफ कोर्स एमीटर के बारे में ही है कि आर शंट अपॉन जी की वैल्यू आपको दे दी और अब मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपको बताना है एमीटर में। चलिए, आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है, यानी बेसिकली आपको आई बाय आई जी निकालना है। और मेरे पास फॉर्मूला होता है आई जी इक्वल टू आई इंटू आर शंट अपॉन जी प्लस आर शंट, तो उसे हम एस भी लिख सकते हैं। अब जो भी लिख रहे हैं चलिए ठीक है, ये है। तो निकालना है मुझे आई बाय आई जी एंड दैट इज इक्वल टू जी प्लस आर शंट, जी प्लस आर शंट अपॉन आर शंट। ये बड़ा अपॉन छोटा है, इसके सामने भी बड़ा अपॉन छोटा आएगा। अब मुझे उसकी वैल्यू दी हुई है तो मैं उसको पलट लेता हूँ, जी बाय आर शंट को 11 लिख लेता हूँ और फिर दोनों साइड प्लस 1 कर देता हूँ। तो जी अपॉन आर शंट प्लस 1 इज इक्वल टू 12, तो जाएगा जी प्लस आर शंट अपॉन आर शंट इज इक्वल टू 12। ये मुझे आर शंट बाय जी दिया। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, मुझे ये निकालना जी प्लस आर शंट बाय आर शंट और इसकी वैल्यू आ रही है 12। राइट, नेक्स्ट, in a galvanometer a current of 10 to the power minus 7 ampere produces a deflection of 50 divisions. Its figure of merit is, चलिए तो ये जो फिगर ऑफ मेरिट है इसका मतलब है फिगर ऑफ मेरिट is the current required to produce unit deflection। बस, तो जो भी टोटल करंट है ना, फिगर ऑफ मेरिट, जो भी टोटल करंट है तो हम टोटल नंबर ऑफ डिविजन देख लेते हैं कि इतने एम्पियर से इतने डिवीजन का डिफ्लेक्शन हो रहा है। इसको -7 अपॉन 50, ये 10/5 इंटू 10⁻⁻8 कर देता हूँ मैं, इसे 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ। तो ये वाला 10 तो मैं जिंदा रख रहा हूँ, ये इसमें दे देता हूँ। 10/50 इंटू 10⁻8 हो जाएगा, ये 2 इंटू 10⁻9 हो जाएगा। और इसकी यूनिट का खास ध्यान देना है आपको, एम्पियर पर डिवीजन। ये अगर फिगर ऑफ मेरिट के नाम से ही आए तो ठीक है, ये एम्पियर पर डिवीजन में आंसर देना है। और जो सेंसिटिविटी थी ना, जो सेंसिटिविटी थी वो थी थीटा बाय आई, रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस बाय यूनिट करंट। तो सेंसिटिविटी और फिगर ऑफ मेरिट एक प्रकार से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जस्ट एक दूसरे के उल्टे हैं। सेंसिटिविटी है रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस बाय यूनिट करंट एंड फिगर ऑफ मेरिट है करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिफ्लेक्शन। तो यूनिट से ही आपको समझ में आएगा कि किसकी बात चल रही है। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस ऑफ 900 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ गैल्वेनोमीटर। खुद गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 100 ओम्स है, नाम अगर ना दिए हो तो यूनिट्स देखें कि वो किसकी बात कर रहा है। 100 ओम उसका रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का। तो पूरे सर्किट में शायद हमने पोटेंशियल डिफरेंस पीडी 1 वोल्ट का लगाया है और इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है 100 डिविजन्स का इन द गैल्वेनोमीटर। तो फिगर ऑफ मेरिट इज, तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें हमें डाउट है कि वो कहीं वोल्ट पर डिवीजन तो नहीं मांग रहा। वो खैर ऑप्शन पे पता लगेगा कि ऑप्शन एम्पियर पर डिवीजन के हैं कि वोल्ट पर डिवीजन के हैं। तो पहले तो मैंने सर्किट में करंट निकाल लिया, कह रहा रेजिस्टेंस ऑफ 900 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज, बोला है इसमें। ये 900 ओम है और ये गैल्वेनोमीटर है और इसका रेजिस्टेंस 100 ओम है और इस पूरे के अक्रॉस हमने इतना वोल्टेज लगाया है, ऐसा उसने क्लियर सिचुएशन दी है। तो पहले मैंने सर्किट में करंट निकाल लिया और फिगर ऑफ मेरिट है इसका सेंसिटिविटी का उल्टा। करंट सेंसिटिविटी होती है थीटा बाय आई, ये है आई बाय थीटा। बस ये हो गया। और यूनिट पे और ध्यान दे लीजिए, 10 का पावर -5 एम्पियर पर डिवीजन। The resistance of a pivoted type galvanometer is 8 ohm and the current for full scale deflection in it is 0.01 ampere. The galvanometer is to be converted into ammeter of 5 ampere range. The only shunt available is of 0.02 ohm. The resistance R to be connected in series with the galvanometer coil is,
आप सिंपली एकदम टोटल बेसिक्स पे चले जाइए, एकदम सर्किट डायग्राम बनाइए बिल्कुल बेसिक वाला, जहाँ थोड़ा भी नई सिचुएशन आए वहाँ एकदम नए सिरे से डेरिवेशन करिए। और डेरिवेशन का एक ही बस सबसे बड़ा मंत्र है आपके पास कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। जो जो सर्किट पैरेलल में है उनका करंट देखिए, उनका रेजिस्टेंस देखिए और उनके वोल्टेज को इक्वेट करिए। एक्सीलेंट। चलिए तो ऐसा सर्किट बनाते हैं। ये गैल्वेनोमीटर है और शंट इसके अक्रॉस डायरेक्ट नहीं जोड़ा, इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस डाल दिया, पहले अंदर ही अंदर रेजिस्टेंस डाल दिया। अच्छा बोला है कि कॉइल, गैल्वेनोमीटर कॉइल के सीरीज में क्या जोड़े, बाहर अगर जो जोड़ेंगे तो उसका नाम है कॉम्पनसेटिंग रेजिस्टेंस। बाहर नहीं जोड़ा है, अंदर ही जोड़ दिया है, अंदर ही जोड़ दिया है। और अब बस इस ब्रांच का करंट इज इक्वल टू इस ब्रांच का वोल्टेज इज इक्वल टू इस ब्रांच का वोल्टेज। टोटल करंट 5 एम्पीयर आ सकता है। इधर करंट IG जा रहा है, इधर I माइनस IG जा रहा है, इस ब्रांच में करंट I माइनस IG जा रहा है। अगर बाहर रेजिस्टेंस जोड़ देंगे तो G इंटू एस अपॉन G प्लस एस प्लस वो रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू G। अगर वो कहता है कि पूरा करंट पूरे सर्किट का चेंज ना हो तो यहाँ रेजिस्टेंस जोड़ते हैं और तब G इंटू एस अपॉन G प्लस एस प्लस वो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू G। और अब रेजिस्टेंस अंदर ही जोड़ दिया है क्योंकि शंट पूरा अवेलेबल नहीं है, तो ये रेशियो तो मैच करना ही पड़ेगा। तो इसका भी बढ़ाओ थोड़ा, ये रेशियो आपको मैच करना पड़ेगा। तो थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन हो गया और कोई भी नया सवाल आए आपको इसी तरह स्टार्ट करना पड़ेगा। तो IG इंटू जी प्लस आर इज इक्वल टू I माइनस IG इंटू एस। इसको हम सॉल्व करते हैं। जो 8 प्लस आर है वो 10 से थोड़ा सा कम है, 9.98 है, और जो R है इसलिए वो 1.98 ओम है। चलिए थ्योरी का एक प्रकार से क्वेश्चन हो गया, which has more total resistance, a milliammeter or an ammeter। तो हम जानते हैं कि जो रेंज होती है वो एक प्रकार से शंट के रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। शंट में जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा ना, ये गैल्वेनोमीटर है और ये शंट है, तो शंट का रेजिस्टेंस जितना कम होता जाएगा ना, रेंज उतनी बढ़ती जाएगी। तो रेंज एक प्रकार से प्रोपोर्शनल टू 1/s है। शंट का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, शंट का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो रेंज कम होगी। जितनी छोटी शंट होगी उतना ज्यादा करंट ये सिस्टम हैंडल कर पाएगा। और हम इससे डायरेक्टली भी बोल सकते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस तो हमारा था, टोटल रेजिस्टेंस था G इंटू एस अपॉन G प्लस एस। तो जो रेंज है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल रेजिस्टेंस G इंटू एस अपॉन G प्लस एस। ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनली आएगा बेसिकली। टोटल इंस्ट्रूमेंट का ये टोटल रेजिस्टेंस के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। आज हाँ G इंटू एस अपॉन G प्लस एस ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनली आएगा। टोटल रेजिस्टेंस जितना कम होगा उतना पूरे सिस्टम में करंट ज्यादा आएगा। अब मिली एमीटर में आप जो मैक्सिमम करंट आपना चाहते हैं वो 2 मिली एम्पियर, 3 मिली एम्पियर या 4 मिली एम्पियर का है। तो मिली एम्पियर में टोटल रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होना चाहिए। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो रेंज कम होगी। रेंज और टोटल रेजिस्टेंस में, रेंज और टोटल रेजिस्टेंस में ऐसा कुछ ग्राफ आएगा। टोटल रेजिस्टेंस या शंट का रेजिस्टेंस भी पूछता है। अगर पूछेगा शंट मिली एमीटर के अंदर शंट का रेजिस्टेंस ज्यादा है कि कम है, तो शंट का रेजिस्टेंस इसमें ज्यादा है और टोटल मिला के भी ज्यादा है, तभी इसमें टोटल करंट ये कम हैंडल कर पा रहा है। ये इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान रखें। कहता है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 100 ओम्स और फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इसमें 0.05 एम्पियर से हो जाता है। एंड इट इज टू बी कन्वर्टेड इनटू अ मल्टी रेंज एमीटर ऑफ रेंज 10 एम्पियर। एक कनेक्शन तो हम यहाँ करेंगे, दूसरा कनेक्शन हम कहीं भी कर सकते हैं R1, R2, R3 में से। तो आपको इसमें लिखना है कि कौन सी रेंज 10 एम्पियर है, कौन सी रेंज 1 एम्पियर है और कौन सी 0.1 एम्पियर है, ये आपको बताना है। ऑल राइट। जब ये रेजिस्टेंस कम है तो टोटल रेजिस्टेंस भी कम होगा तो रेंज ज्यादा। 10 एम्पियर के लिए यहाँ होगा, थोड़ा रेजिस्टेंस और ज्यादा होगा तो रेंज और कम हो जाएगी। जब कनेक्शन आप
आप एक पॉइंट तो यहां से जोड़ रहे हैं, दूसरा पॉइंट अगर आप यहां से जोड़ देंगे ना तो रेंज 10 एम्पियर मिलेगी, ये 1 एम्पियर और ये 0.1 एम्पियर। ये मल्टी रेंज इंस्ट्रूमेंट है, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी रेंज कम होगी। अब इसमें आपसे कहा जा रहा है कि आप S1 की वैल्यू बताइए। पहले तो समझिए कि जितना ज्यादा शंट है, जितना ज्यादा शंट है उतना कम करंट आप नाप पाएंगे। ये तो और आगे गए तो मिली एमीटर में हो जाएगा ना, और मिली एमीटर का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है। रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तभी तो पूरे सर्किट में करंट कम एंटर करता है। देखिए यहाँ तो करंट खैर फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए अंदर तो करंट हमेशा 0.05 ही जाना चाहिए। अब क्या होता है जब आप खाली इस रेजिस्टेंस को सर्किट में इंक्लूड करते हैं ना, तो आप जब इसका नॉब इंस्ट्रूमेंट का यहाँ तक घुमाते हैं तो ये सीधे इससे कनेक्ट हो जाता है। यानी करंट, अब ये दोनों बस पैरेलल में रहते हैं, ये पैरेलल में रहते हैं। करंट यहाँ से आके यहाँ जाता है और करंट यहाँ से आके यहाँ जाता है, तो ये बाईपास हो जाते हैं, शॉर्ट सर्किट हो गया ना। जब आप इस रेंज की बात कर रहे हैं ना, इस रेंज की, तो सर्किट हमारा ऐसा बन जाता है। यहाँ से तो फिर यहाँ आ ही गया, उसके बाद ये वाला सीधे शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो अब शंट में ये S1 प्लस S2 इन्वॉल्व। तो आपका बेसिकली S1 का फॉर्मूला है, R शंट का फॉर्मूला G अपॉन N माइनस 1, G अपॉन I बाय IG माइनस 1। और अगली बार S1 प्लस S2 हो जाएगा G अपॉन I बाय I डैश। ये इसको मैं सीधे ये वाली वैल्यू लिख देता हूँ, बाकी सब नहीं लिख रहा। शंट का फॉर्मूला G अपॉन N माइनस 1, तो S1 खाली ये आएगा, और S1 प्लस S2 में जो आएगा ना, उसमें जो टोटल करंट आएगा ये 1 आएगा ऐसा। और जब S1 प्लस S2 प्लस S3 आएगा, शंट का फॉर्मूला है G अपॉन N माइनस 1, और N होता है I बाय IG। बाद में आप 0.1 अपॉन IG माइनस 1, ये ऐसी इसके 3 इक्वेशन बनेंगे। R शंट का फॉर्मूला होता है G अपॉन N माइनस 1, N यानी I बाय IG। आप पहले टोटल करंट 10 एम्पियर का नापना चाहते हैं, तो पहले I 10 है और IG तो 0.05 है ही। ये 3 इक्वेशंस बनेंगी। ओके, इनके आंसर जरूर मैं दे देता हूं, कैलकुलेशंस नहीं कर रहा। सॉल्व करने के बाद इनके आंसर जो आते हैं वो ये है। कॉन्सेप्ट ये है कि जब कम रेजिस्टेंस इंक्लूड होगा तो रेंज ज्यादा होगी। उस समय सर्किट बस यहाँ से ऐसा बन जाता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है या नेगेटिव टर्मिनल है, तो गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच तो ये है, और शंट वाली ब्रांच उसके बाद यहाँ से आके ये चली जाती है, तो इनमें करंट जाता ही नहीं है। और अगर आप रेंज बढ़ाने वाली नॉब घुमाते हो तो ये पॉइंट हटके यहाँ आ जाता है, और इसको घुमाते हो तो ये पॉइंट हटके यहाँ आ जाता है। ये अब अगर ये यहाँ आ गया तो इस समय सर्किट में शंट का रेजिस्टेंस है S1 प्लस S2, और अगर ये भी नहीं है तो शंट का रेजिस्टेंस है S1 प्लस S2 प्लस S3। तो पहली जो रेंज है उसमें शंट S1 है, जो दूसरी रेंज है उसमें ज्यादा रेजिस्टेंस है लो रेंज में, और सबसे कम जो रेंज है उसमें सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है। शंट का फॉर्मूला G अपॉन N माइनस 1, ये बार बार आपको करना है। ये सवाल ऑफ कोर्स जो हमने पहले सवाल किया ना, ये इसका सबसे बेहतर तरीका, बेस्ट तरीका तो हमेशा वही है। अगर कभी भी थोड़ा भी नयापन आता है तो आप पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट लगाइए कि इसका वोल्टेज इक्वल टू इसका वोल्टेज, शंट इंटू I माइनस IG इज इक्वल टू IG इंटू G। ये तो दोनों केसेस में क्वेश्चन कांस्टेंट था, पर ये चेंज हो रहा था रेंज के हिसाब से। इसको आप पहली क्वेश्चन में ये बनाते, फिर आप रेंज ये लेते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस S1 प्लस S2 ले लेते। अगर रेंज आप 1 एम्पियर वाली लेते थे, ये तो बेस्ट तरीका है ही। आप इसको और इसको चेंज करते जाइए, बाकी सब कांस्टेंट है, IG तो कभी चेंज होता ही नहीं है। तो हाँ, ये मेथड तो सबसे ही बेस्ट है। अब वोल्टमीटर के क्वेश्चंस हैं। एक गैल्वेनोमीटर है, इसका रेजिस्टेंस 50 ओम्स है और इसमें टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स 25 है। इसका जो फिगर ऑफ मेरिट है FOM, इसका जो फिगर ऑफ मेरिट है, नाम पे नहीं जाइए, यूनिट्स पे जाइए। फिगर ऑफ मेरिट जो है वो है 4 × 10⁻⁴ एम्पियर पर डिवीजन। एंड नाउ वी वांट टू कन्वर्ट इनटू अ वोल्टमीटर ऑफ रेंज 25 वोल्ट। द R सीरीज की वैल्यू क्या है? R सीरीज इज इक्वल, चलिए हम लोगों को इसको बनाना है वोल्टमीटर और R सीरीज निकालना है।
तो इसमें तो आपको देखना ये है कि आर सीरीज का फॉर्मूला होता है n-1 इंटू जी, जहाँ n होता है वी ओल्ड अपॉन वी न्यू। अब मेरे को ये ऐसा तो कुछ दिया नहीं कि मैं पहले कितना वोल्टेज नाप पाता था, नया वोल्टेज तो दिया है पर पुराना वोल्टेज नहीं दिया है। या तो मैं पुराना वोल्टेज निकाल लूं और फिर n निकाल लूं, पर मैं तो हमेशा उसका यही कहना चाहता हूं कि अपन ये देख लेते हैं कि हाँ ठीक है, एक डिवीजन का इसका जो आई फुल स्केल निकाल लो आप। जो आई फुल स्केल है वो है 4 इंटू 10⁻⁻⁴ एम्पियर अपॉन डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन 25 डिवीजन। तो ये डिवीजन डिवीजन कैंसिल हो गया। इसका जो आई फुल स्केल है वो हो जाएगा 100 इंटू 10⁻⁻⁴ यानी 10 का पावर -2 एम्पियर। और ये तो बाद में भी यही रहेगा, सीरीज में तो आई फुल स्केल पे फर्क पड़ता नहीं है। तो जो बाद में आप मैक्सिमम वोल्टेज नाप रहे हो वो है आई एफ एस इंटू जी प्लस आर सीरीज। ये एक्चुअली इस V बाय आई से आपको इस सर्किट का नया टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। आपका नया वोल्टेज है ये, और अभी भी करंट तो यही है। V बाय आई से आपको मिल जाएगा नया टोटल रेजिस्टेंस। नए टोटल रेजिस्टेंस में से वो आप माइनस कर देना जो पहले से सर्किट में है, तो 2500 ये आ जाएगा। तो 2500 माइनस 50, जो एडिशनल आपको जोड़ना है वो है, इसका आंसर है जो एडिशनल जोड़ना है उसका आंसर है 250 ओम। आर सीरीज का ये आंसर। तो वोल्टमीटर में वैरायटी ज्यादा है नहीं एक्चुअली, बस बेसिकली या तो ये फॉर्मूला लगता है एक ये फॉर्मूला, और या फिर वही फॉर्मूला लगता है कि आर सीरीज इज इक्वल टू n-1 इंटू जी। ये वाला हम तब लगाते हैं जब डायरेक्टली हमें बता देता है ओल्ड वोल्टेज कितना था। अगर उसने करंट दिया है, और नया वोल्टेज दिया है, तो ये फॉर्मूला बेसिक वाला कॉन्सेप्ट लगाइए। ये देखिए कि यहाँ अभी भी जो करंट जा रहा है वो तो आई एफ एस ही है। और अगर बोलता है कि पहले मैं इतने वोल्ट तक नापता था और बाद में अब इतने वोल्ट तक नापना चाहता हूँ, मतलब उसने आपको एन दिया है। तो ये दो ही केस बनते हैं। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 100 ohms है। It produces full scale deflection when connected to 10 millivolt। शायद पहले ये जो मैक्सिमम करंट नाप सकता है वो 10 मिली, मैक्सिमम वोल्टेज जो नाप सकता है वो 10 मिलीवोल्ट का। फिर कहता है कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस व्हेन इट इज कन्वर्टेड इनटू अ 1 वोल्ट वोल्टमीटर। ऑलराइट, यहाँ एक प्रकार से उसने मेरे को रेंज दी हुई है। जो मैं n चाहता हूँ वो है v बिग अपॉन v स्मॉल। जो मेरी रेंज हो गई है वो 1 वोल्ट अपॉन 10 मिली वोल्ट हो गई है। तो 10 इंटू 10⁻³ अपॉन 10, मेरी रेंज 100 टाइम्स हो गई है। रेंज 100 टाइम्स हो गई है। और टोटल रेजिस्टेंस मांगा है उसने, आर सीरीज नहीं मांगा है। आर सीरीज होता है n-1 इंटू जी, और जो टोटल रेजिस्टेंस होता है आर इक्विवेलेंट होता है एन जी। तो रेंज मैंने बने की है 100 गुना और जी है 100, तो 100 इंटू 100, तो 10,000 ओम आपको सीरीज में जोड़ना पड़ेगा। वोल्टमीटर में आंसर हमेशा काफी बड़े आएंगे। एमीटर में जो आप जोड़ते हो शंट पैरेलल में वो लो रेजिस्टेंस होता है और यहाँ बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है, आंसर हमेशा बड़े बड़े आएंगे। इससे हम ये भी डिस्कस करना चाहते हैं कि रेजिस्टेंस किसका ओवरऑल ज्यादा होता है, एक मिली वोल्ट मीटर का, कि एक वोल्ट मीटर का। तो टोटल रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर का ज्यादा होता है। वोल्ट मीटर में जितना वोल्टेज ज्यादा नापोगे उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और एमीटर में जितना करंट ज्यादा नापोगे उतना रेजिस्टेंस कम होगा। ऑलराइट, एक डायग्राम बना के दिया है इसने। ये पॉजिटिव टर्मिनल कहीं दिखाया है वोल्ट मीटर में जहां हम सर्किट कंप्लीट करते हैं। ये गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है खाली। फुल स्केल करंट, फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए जो करंट है वो खाली 1 मिली एम्पियर है। कहता है इंटरनल वायरिंग ऑफ अ ट्राई स्केल वोल्ट मीटर। मल्टी रेंज बोलने के बजाय उसने बोल दिया ट्राई स्केल। इसमें कहीं 5 वोल्ट लिखा है, कहीं 50 वोल्ट लिखा है और कहीं 500 वोल्ट लिखा है। तो मेरा आपसे पूछना यह है कि V1 क्या है, 5 है कि 500 है? हाँ, ये बात सही है कि जब रेजिस्टेंस कम होगा तो वोल्टेज कम होगा। एमीटर में उल्टा चलता है, ये ऐसा हो। अगर हमने एक कनेक्शन यहाँ किया और दूसरा कनेक्शन यहाँ कर दिया तो बस इतना सर्किट में रेजिस्टेंस इंक्लूड हो, और अगर ये हटा दिया और कनेक्शन यहाँ कर दिया
तो उस करंट यहाँ से जाएगा, इतना इंक्लूड होगा, ये है ही नहीं सर्किट में। इस तरह से कनेक्शन के पॉइंट चेंज कर करके आप इसकी रेंज चेंज कर सकते हैं। तो बस इस समय आपको अब R1, R2, R3 की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें तो इक्वेशन यही बनेगी, I फुल स्केल इंटू G प्लस R1 दिस इज इक्वल टू 5 वोल्ट, फिर I फुल स्केल इंटू G प्लस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 50, फिर I फुल स्केल इंटू G प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू 500। हम तो एक बात बोलते हैं कि यार एक काम करो, तुम ये V अपॉन ये I ले लो, ये V अपॉन ये I लोगे तो आपको ये R इक्विवेलेंट मिल जाएगा, G प्लस R1 इज इक्वल टू 5 अपॉन 1000, 5 अपॉन 10 टू द पावर माइनस 3, ये R1 का आंसर आ गया, ये पहला आंसर आ गया। फिर यहाँ तक का जो पूरा रेजिस्टेंस है ना, ये है ये वोल्टेज अपॉन ये करंट। भाई वोल्टेज अपॉन करंट भी तो एक रेजिस्टेंस होता है ना, तो वोल्टेज 50 हो गया और 10 टू द पावर माइनस 3 से डिवाइड किया तो यहाँ तक का टोटल रेजिस्टेंस हो गया, इस तरह से R2 हो गया। और इसी तरह से मुझे 10 प्लस R1 प्लस R2 की वैल्यू तो पता है, इसकी वजह वैल्यू पता है 50,000 प्लस R3, अब ये हो गया पूरा वोल्टेज बाय पूरा करंट। V बाय I भी तो एक रेजिस्टेंस ही होता है ना, तो V बाय I आ जाएगा 5 लाख, ये 100 2 0 इसके हो गए और 3 0 इसके हो गए, तो R3 आ जाएगा 4.5, मतलब 4,50,000, ये 5 लाख है 4,50,000 ओम ये आ जाएगा। आप जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, एमीटर में रेंज बढ़ती थी तो रेजिस्टेंस कम होता जाता था। नेक्स्ट एक गैल्वेनोमीटर है, इसका रेजिस्टेंस 100 ओम है और दूसरे का खाली 20 ओम है। फिगर ऑफ मेरिट एक का है 1 इंटू 10 का पावर -8 एम्पियर पर डिवीजन और दूसरे का है 2 इंटू 10 का -5 एम्पियर पर डिवीजन। कहता है किस वाले की वोल्टेज सेंसिटिविटी ज्यादा है। ऑलराइट, सबसे पहले हम वोल्टेज सेंसिटिविटी वगैरह का एक फॉर्मूला जरा बना लें। जो इन जनरल करंट सेंसिटिविटी होता है वो होता है डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस बाय यूनिट करंट, और उसकी यूनिट एक्चुअली होनी चाहिए डिविजन्स पर एम्पियर वगैरह टाइप की होनी चाहिए, और इसको हम लोग नापते हैं IG बाय I से, क्योंकि हम बोलते हैं यार डिफ्लेक्शन बेसिकली है तो IG के कारण। ऐसे अगर वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करें तो वो डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज होता है, और हाँ उसकी डिवीजन कायदे से डिवीजन पर यूनिट होनी चाहिए डिवीजन पर वोल्ट। वोल्टेज सेंसिटिविटी की यूनिट कुछ डिवीजन पर वोल्ट टाइप कुछ होनी चाहिए। अब इसको भी हम बोलते तो यही है कि भाई डिफ्लेक्शन पैदा तो थीटा तो IG के कारण ही हुआ है, फिर मैं इस वोल्टेज को I इंटू G लिख लेता हूं, और ये जो IG बाय I है वो करंट सेंसिटिविटी है, तो सिग्मा V इज टू सिग्मा I बाय G। या तो ऐसा कोई रिजल्ट हम यूज करेंगे और या एकदम बेसिक से ही कर देंगे, डिवीजन पर वोल्ट देख लेंगे किस दोनों के डिवीजन पर वोल्ट निकालने। या तो आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, इस फॉर्मूले में याद रखिए G रेजिस्टेंस है, कंडक्टेंस नहीं है। ओके, तो या तो आप बकायदा ये फॉर्मूला यूज करिए, दोनों का डिवीजन पर एम्पियर निकालिए, करंट सेंसिटिविटी निकालिए डिवीजन पर एम्पियर में, और उसके बाद अपने अपने G से डिवाइड कर दीजिए तो सिग्मा भी आ जाएगा। और अदरवाइज कुछ ऐसा करिए कि डिवीजन पर वोल्ट आप डायरेक्टली दोनों के निकाल लें, दोनों की वोल्टेज सेंसिटिविटी डिवीजन पर वोल्ट में हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए मैं इसकी पहले करंट सेंसिटिविटी ही निकाल लेता हूं, जो सिग्मा 1 है, सिग्मा I है 1 की, वो है, इसको मैं पलट देता हूं तो आ जाएगा 10⁸ डिवीजन पर एम्पियर, और इसकी जो वोल्टेज सेंसिटिविटी आएगी 1 की, वो आएगी सिग्मा I बाय G, तो वो 10⁸ डिवीजन अपॉन एम्पियर था, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 100 ओम से, 100 ओम से, तो ये एम्पियर इनटू ओम हो जाएगा वोल्ट, तो इसका आंसर आ जाएगा 10⁶ डिवीजन पर वोल्ट। ये एम्पियर इनटू ओम वोल्ट हो जाएगा ना, तो ये इसकी यूनिट वोल्टेज सेंसिटिविटी की थीटा बाय V ही होनी चाहिए। ऐसे ही मैं सिग्मा I निकालता हूँ सेकंड वाले की, तो सेकंड वाले की करंट सेंसिटिविटी है ये 1/2 इंटू 10⁵ डिवीजन पर एम्पियर, और अगर मैं इसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालता हूँ 2 वाले की, तो मैं सिग्मा I बाय G करना चाहता हूँ, तो ये 0.5 इंटू 10⁵ यानी 5 इंटू 10⁴ है,
और यूनिट भी पूरी लिख देता हूँ, इधर डिवीजन पर एम्पियर है और इधर 20 से डिवाइड कर देता हूँ 20 ओम से, तो ये ओम इंटू एम्पियर तो एक तो हो जाएगा वोल्ट और ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻³ डिवीजन पर वोल्ट। एक वोल्ट से यहाँ इतना डिफ्लेक्शन हो रहा है और एक वोल्ट से यहाँ इतने सारे डिवीजन का डिफ्लेक्शन हो रहा है। G1 वाले केस में वोल्टेज सेंसिटिविटी ज्यादा है। कहता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, इसमें टोटल 50 डिवीजन है। करंट सेंसिटिविटी सिग्मा आई हमें दी है 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर और सिग्मा बी दिया है 2 डिवीजन पर मिली वोल्ट। कहता है इन ऑर्डर दैट ईच डिवीजन रीड्स 1 वोल्ट। आर सीरीज आप कितना जोड़ना चाहते हैं, इसका मतलब आप इसे वोल्ट मीटर बना रहे हैं। और आप ये भी समझ सकते हैं कि टोटल रेंज, जो टोटल नया वोल्टेज मैं नापना चाहता हूँ, सॉल्यूशन में मुझे एक बात तो समझ में आ गई, जो टोटल नया वोल्टेज मैं नापना चाहता हूँ वो है 50 वोल्ट्स। देख लेते हैं कि पहले इसकी ओल्ड रेंज क्या है और इसका गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस नहीं दिया है। दो चीजें निकाल लीजिए कि पहले ये कितना वोल्टेज नाप सकता है, वी ओल्ड कितना है, और इन दो से आपको मिल जाएगा जी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, उससे आर सीरीज निकाल लीजिए। है तो वोल्ट मीटर का सवाल पर जी नहीं दिया है, क्योंकि हम लोग वोल्ट मीटर बना रहे हैं तो जो रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ते हैं उसका आंसर काफी बड़ा आएगा, एक बात पक्की है। देखिए हम लोगों को सबसे पहले सिग्मा वी दिया है, सिग्मा आई दिया है, इन दोनों की मदद से हम जी निकाल लेते हैं। मैं सारी यूनिट्स भी लिख लूंगा ताकि कोई एम्बिग्यूटी ना रहे। सिग्मा आई है 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर और सिग्मा वी है 2 डिवीजन और इसका मिली वोल्ट ऊपर चला गया, तो डिवीजन डिवीजन कट गया, डिवीजन डिवीजन कट गया और ये मिली मिली कट गया, तो वोल्ट अपॉन एम्पियर 10/2 5 ओम गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आया। और मैक्सिमम जो पहले आप वोल्टेज नाप सकते थे वो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ये थे, अपॉन कर दिया मैंने सिग्मा वी से, तो ये आ गया 2 डिवीजन पर मिली वोल्ट से। 50 डिवीजन को पूरा लिख लिया और सिग्मा वी को लिख लिया 2 डिवीजन पर मिली वोल्ट, तो ये डिवीजन डिवीजन कैंसिल हो गया, आंसर आया 25 मिली वोल्ट। भाई 1 मिली वोल्ट से 2 डिवीजन का डिफ्लेक्शन हो जाता है, तो 25 मिली वोल्ट लगाऊंगा तो पूरे 50 डिवीजन का डिफ्लेक्शन हो जाएगा, ये सही है। तो रेंज हो गई मेरी वी न्यू अपॉन वी ओल्ड। मैं नया वोल्टेज नापना चाहता हूँ 50 और पहले वोल्टेज नाप सकता था 25 मिली, तो आ जाएगा 2 और फिर ऊपर चला जाएगा 1000। 50/25 कट जाएगा 2 और मिली जब ऊपर जाएगा तो वो 1000 बन जाएगा। तो रेंज मुझे करनी है 2000 गुना, तो सीरीज में जो रेजिस्टेंस जोड़ना है वो है n-1 इंटू जी, तो 1999 इंटू 5, 1999 इंटू 5 9995 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ दीजिए। ये सर्किट दिया आपको, 20 वोल्ट की बैटरी है, रेजिस्टेंस अननोन है, 6 ओम का रेजिस्टर है और ये एमीटर है और वोल्ट मीटर की रीडिंग उससे बोल रहा है 10 वोल्ट है। आर की वैल्यू बताइए, और जब पूछना बोले तो आप वोल्ट मीटर को इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मानिए और एमीटर को 0 रेजिस्टेंस का मानिए। आइडियल वोल्ट मीटर और आइडियल एमीटर ही हमेशा मानने हैं आपको, अगर सवाल में कुछ भी ना दिया गया हो तो। चलिए ठीक है, अब इसका मतलब वोल्टमीटर वाली ब्रांच में तो एक्चुअली कोई करंट जाएगा नहीं, वोल्टमीटर वाली ब्रांच में कोई करंट तो जाएगा नहीं, रीडिंग तो उसकी आ रही है। कैसे आ रही है यह नहीं सोचेंगे, पर आइडियली इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है तो सर्किट बस इतना सा बच रहा है, तो यहाँ जो भी करंट है मान लीजिए वो आई है, तो आई की वैल्यू है 20 अपॉन, इसका रेजिस्टेंस 0 है, 20 अपॉन R+6 और जो वोल्टमीटर है वो है IR, तो 20 अपॉन R+6 इंटू R, दिस इज इक्वल टू 10, ये कैंसिल हो जाएगा 2R इज इक्वल टू R+6 और हाँ R इज इक्वल टू 6 ओम। ये सबसे अच्छे क्वेश्चंस हैं, वोल्टमीटर को और एमीटर को आइडियल मान के आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं। अगर ये आइडियल एमीटर्स ही मानेंगे हम इस क्वेश्चन में आपको A1 और A2 दिखाए गए हैं, इनको आइडियल एमीटर मान के आपको A1 और A2 की रीडिंग बनानी है। इसे तो आप पहले कायदे से शॉर्ट सर्किट कर ही दीजिए, बाद में मान लीजिएगा कि यहाँ का करंट निकालना है, ये I1 मान लेते हैं और इसको भी शॉर्ट सर्किट कर दीजिए। कहीं भी वोल्टमीटर दिखे ना उसकी जगह इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मार्क कर लेना, और कहीं भी एमीटर दिखे ना उसकी जगह 0 रेजिस्टेंस मार्क कर लेना। अब ये दोनों पैरेलल में हैं
तो पूरा का पूरा ये तो फिर रेजिस्टेंस बेकार ही हो जाएगा। इस वाली ब्रांच में तो कभी कोई करंट जाएगा ही नहीं। तो I1 यानी वो तो खाली इतना सा करंट है 20/5। I1 जो है वो 20/5 है और वो 4 एम्पियर है, क्योंकि इसके पैरेलल में है ना, तो करंट विल प्रेफर टू फ्लो थ्रू द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। पूरा शॉर्ट सर्किट है तो करंट यहीं से गुजर जाएगा सारा। ये इसके ठीक पैरेलल में है, यहाँ कोई करंट नहीं जाएगा। तो ये वाला तो रेजिस्टेंस एक्चुअली पूरे सर्किट के लिए ही नहीं है। और यहाँ अब हमें निकालना है करंट I2। तो ये जरूर अब जरूर फिर I2 की रीडिंग शायद आएगी 0, क्योंकि सारा करंट यहीं से चला जाएगा। ये पॉइंट ए है तो ये पॉइंट ए है, और ए के बीच में सारा करंट यहीं से आ जाएगा। जब ये खत्म हो जाएगा ना, तो ये पैरेलल पाथ भी खत्म हो जाएगा, उस तरफ कोई करंट जाएगा ही नहीं। I1 की रीडिंग है 4 एम्पियर और I2 की रीडिंग है 0, क्योंकि ये पूरा पैरेलल पाथ बेकार हो गया। और इवन जब ये क्लियर कट शॉर्ट सर्किट यहाँ मिल चुका है ऑलरेडी, तो ये वाला पाथ भी बेकार हो गया, ये पैरेलल में ही तो है। तो 4 और 0 इनका सही जवाब है। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये दो सर्किट्स हैं। ये वोल्टमीटर V1 लगा है, 10 वोल्ट की बैटरी है, 10 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये एमीटर A1 है। फिर ये 10 वोल्ट की बैटरी है और ये 10 ओम के दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है। वोल्टमीटर सीरीज में डाल दिया है इस ब्रांच के, और ये साथ में A2 है। अब आपको V1 और V2 को कंपेयर करना है कि बराबर है कि कोई बड़ा है, और ऐसे ही A1 और A2 को कंपेयर करना है कि बराबर है कि कोई बड़ा है। ओके, इसमें तो ठीक है, शायद इसका रेजिस्टेंस 0 है, तो वोल्टमीटर विल रीड 10 वोल्ट। इसके अक्रॉस जो वोल्टमीटर है, वो वोल्टेज है, वो वोल्टमीटर पढ़ के बताएगा, और सारा वोल्टेज यहीं गिर रहा है। ये तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, ये तो ओपन सर्किट है वैसे, तो सर्किट बस इतना ही है। और एमीटर है शॉर्ट सर्किट, और A1 की जो रीडिंग है वो पूरे सर्किट का करंट है, वो 1 एम्पियर है। अब इसको इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है क्योंकि V2 का, तो ये वाला पोर्शन इनकम्प्लीट है आइडियली, और इस वाले पोर्शन में करंट जा ही नहीं रहा। तो अभी सर्किट में जहां तक करंट का सवाल है, तो यहाँ तो करंट जा ही नहीं रहा। तो जो करंट है वो है 10/10 1 एम्पियर, क्योंकि जो वोल्टमीटर है अगर किसी रेजिस्टेंस के सीरीज में आ गया तो वो तो समझ लो बेकार ही हो गया, इसमें करंट तो जाएगा नहीं। जिससे अगर वोल्टमीटर किसी रेजिस्टेंस के सीरीज में आ गया तो वो पूरी ब्रांच ही बेकार हो गई, क्योंकि वोल्टमीटर मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। तो करंट का जहां तक सवाल है कोई प्रॉब्लम नहीं है। वोल्टेज के लिए हमारा ये कहना है कि अब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज गिर रहा है वही ये पढ़ के बताएगा। इस ब्रांच में कोई करंट तो आ नहीं रहा है, कोई करंट नहीं आ रहा है, पर वोल्टमीटर तो यहाँ जुड़ा ही है, तो जिसके अक्रॉस से जुड़ा है उस पर जो वोल्टेज है वो ये पढ़ के बताएगा। यहाँ रेजिस्टेंस जुड़ा जरूर है, पर इसको भी तो वोल्टमीटर के रेजिस्टेंस में इंक्लूड कर लो ना। ये इनफाइनाइट है और ये 10 ओम है, तो तुम ये मान लो ना कि तुम्हारा जो नया वोल्टमीटर है उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट प्लस 10 है। वोल्टमीटर के सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ने का क्या मतलब है? दैट इज अगेन एज गुड एज इनफाइनाइट। तो इसकी रीडिंग अभी भी इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो नापेगा, और इसलिए वोल्टमीटर की रीडिंग भी 10 वोल्ट आएगी। तो V1 भी V2 रहेगा और I1 भी I2 रहेगा। वोल्टमीटर का सीरीज में अगर आपको जोड़ रहे हो 10 ओम का, तो इन्फिनिटी प्लस 10 इज द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर, ऐसा आप मान सकते हो। By mistake an ammeter is connected in parallel and a voltmeter is connected in series, so which instrument is likely to get damaged, ammeter या voltmeter या both? करेक्ट। तो ये एक सप्लाई है, मान लीजिए ये एक रेजिस्टेंस है, और इसके पैरेलल में वोल्टेज आना चाहिए था, या यहाँ वोल्टमीटर आना चाहिए था। अगर इसका वोल्टेज नापना है तो यहाँ वोल्टमीटर आना चाहिए था, और गलती से हमने वोल्टमीटर यहाँ कनेक्ट कर दिया और एमीटर को पैरेलल में जोड़ दिया, एमीटर को पैरेलल में जोड़ दिया। ये ऐसा सर्किट बना लिया गलती से, ये बना लिया, मे बी यहाँ बना लिया। ये सर्किट है, मान लीजिए एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज नापना था, ये सर्किट है। तो ऐसा सर्किट सपोज ये कनेक्ट कर लिया, और हाँ ये सर्किट कंप्लीट है, ये सर्किट कंप्लीट है। एक बैटरी से एक रेजिस्टेंस जुड़ा है, एक बैटरी से एक रेजिस्टेंस जुड़ा है,
एमीटर ऐसे जोड़ लिया और वोल्टमीटर ऐसे जोड़ लिया। अब हमें एनालिसिस करना है। तो पहली बात तो पक्की बात है कि वोल्टमीटर इज एज गुड एज एन इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। तो एक प्रकार से तो सर्किट में कोई करंट जाएगा ही नहीं। अगर ऐसे आपने जोड़ लिया और ये आइडियल है, अगर ये आइडियल है तो एक्चुअली कोई भी डैमेज नहीं होगा, क्योंकि सर्किट में कोई करंट तो जाएगा ही नहीं। अगर ये आइडियल है वाकई, अगर ये आइडियल है, ऐसे आपने जोड़ लिया तो ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस आ गया और अभी सर्किट कंप्लीट हुआ ही नहीं, तो फिर तो इसमें भी करंट नहीं है ना, ये पूरा सर्किट कंप्लीट हुआ ही नहीं। फिर तो ना वोल्टमीटर डैमेज होगा ना एमीटर डैमेज होगा। पर हाँ, अगर आपने इसे ऐसे जोड़ लिया कि वोल्टमीटर यहां जोड़ लिया और एमीटर यहां जोड़ लिया, तो फिर अब जब आप सर्किट कंप्लीट करेंगे तो फिर से ये तो ओपन हो जाएगा, ये तो ओपन हो जाएगा, पर ये सारा करंट एमीटर में से जाएगा। अब एमीटर डैमेज हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि सर्किट कैसे बनाया है। ध्यान दीजिए, अगर ये सर्किट ऐसे बनाया है, अगर ये सर्किट ऐसे बनाया है तो फिर ना तो एमीटर डैमेज होगा ना वोल्टमीटर डैमेज होगा। और अगर ये सर्किट ऐसे बनाया है तो फिर ये तो यहाँ तो करंट नहीं जाएगा, वोल्टमीटर में तो खैर रीडिंग सही आएगी कि नहीं आएगी ये चिंता नहीं है, रीडिंग तो सही नहीं आएगी। गलत जोड़ोगे तो रीडिंग तो सही आएगी ही नहीं, उसको तो कोई पूछ भी नहीं रहा आपसे रीडिंग के बारे में। इंस्ट्रूमेंट जलेगा कि बचेगा ये पूछना है कि धुआं किसमें से उठेगा। तो इसमें तो कोई करंट नहीं जाएगा। और हाँ, ये एक सर्किट कंप्लीट हो गया तो ऑलमोस्ट जीरो रेजिस्टेंस है इसका, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इनफाइनाइट करंट एमीटर में से जा रहा है, तो हाँ उसमें शायद धुआं उठेगा। उसमें भी एक बात क्या ध्यान रखनी पड़ती है हमें कि अगर हीट की बात कर रहा है, अगर मेल्टिंग की बात कर रहा है, तो एकदम इंस्टेंटेनियसली मेल्ट नहीं हो जाता, क्योंकि उसका आई ज्यादा है। और अगर जब तक टी बहुत ज्यादा नहीं होगा ना, सफिशिएंट टाइम तक उसमें से करंट नहीं पास होगा ना, तो वो अपने मेल्टिंग पॉइंट पे इसका फिलामेंट गैल्वेनोमीटर कॉइल पहुंचेगी नहीं। तो कभी कभी टी वाली बात पे भी आप ध्यान आपको देना पड़ेगा कि आई तो बहुत ज्यादा है पर उसका रेजिस्टेंस कम है, और शंट जोड़ देने के बाद तो उसका रेजिस्टेंस कुछ बचा ही नहीं। तो आई तो बहुत ज्यादा है पर आर कम है। तो इफ allowed, the current is allowed to flow for sufficient time, then it will get heated up and it will get melt, open circuit तब होगा, धुआं तब उठेगा। हाँ, ज्यादा करंट जाएगा तो टॉर्क ज्यादा लगेगी, तो झटके से सस्पेंशन असेंबली तुरंत टूट सकती है। पर अगर वो फ्यूज होने की बात होती है कभी भी, तो उसमें टाइम का बड़ा महत्व है। एनीवे, दैट इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू। थैंक यू।